संपत्ति। वह संसाधन जिन पर व्यापार का अधिकार हो, जिन्हें व्यापार संचालन तथा लाभ कमाने के उद्देश्य से रखा गया हो। ऐसे संसाधन जिन पर व्यापार का अधिकार हो, जिन्हें व्यापार संचालन या लाभ कमाने के उद्देश्य से रखा गया हो। ऐसे सभी रिसोर्सेज जिन पर बिजनेस का राइट है, जिन्हें बिजनेस में रखा गया है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसे सभी रिसोर्सेज जिन पर व्यापार का अधिकार है, बिजनेस का राइट है, जिन्हें बिजनेस में रखा गया है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए, क्या कहलाते हैं? संपत्तियां। संपत्तियों को इंग्लिश में हम असेट कहेंगे। ठीक है। ऐसे सभी संसाधन जिन पर व्यापार का अधिकार हो, किस पर्पस से रखा जाता है? व्यापार के संचालन के लिए या लाभ कमाने के लिए, क्या कहलाएगी? संपत्तियां। ये संपत्तियां मुख्य तौर से 4 भागों में बांटी गई हैं। पहली, चालू संपत्ति। चालू संपत्ति, करंट असेट। किसे कहेंगे करंट असेट? एक ऐसी संपत्ति जिसे एक लेखा वर्ष में नगद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से रखा जाता है। एक ऐसी संपत्ति जिसे एक लेखा वर्ष में नगद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से रखा जाता है, जैसे नगद, बैंक, देनदार, डेटर, प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, पूर्वदत्त खर्च, प्रीपेड एक्सपेंस। उपार्जित आय, अक्रूड इनकम, अल्पकालीन विनियोग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
चालू संपत्ति, करंट असेट। किस एसेट को हम करंट असेट कहेंगे? तो ऐसी सभी संपत्तियां जिनको रखने का उद्देश्य एक लेखा वर्ष में नगद में परिवर्तित करना हो। मुख्य बात क्या है? एक लेखा वर्ष और नगद में परिवर्तित। ऐसी सभी एसेट जिनको होल्ड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। ऐसी सभी संपत्तियां जिन्हें रखने का उद्देश्य एक वर्ष के भीतर नगद में परिवर्तित करना हो। इनमें कौन कौन सी संपत्तियों को शामिल कर रहे हैं? कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल BR, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम उपार्जित आय, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लिखिए, लिख लिया? हाँ जी, चालू संपत्तियों का मतलब दीर्घकालीन या अल्पकालीन, दीर्घकालीन या अल्पकालीन उपयोग करने के उद्देश्य से रखा या नगद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से। ऐसी सभी संपत्तियां जिन्हें एक लेखा वर्ष के अंदर नगद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से रखा जाए। दो चीजें याद रखें, एक लेखा वर्ष और नगद में परिवर्तित। किन किन संपत्तियों को हम करंट असेट, चालू संपत्ति कह सकते हैं? तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल मतलब BR, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। चलिए मैं बोलता हूं, आप रिपीट करेंगे। कैश, बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन टर्म्स को आप इंग्लिश में याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इंग्लिश में इनके नाम बदल बदल के नहीं आते। हिंदी में इनके नाम बदल देता है, कभी कुछ लिखता है। इंग्लिश में फिक्स है, इसलिए इंग्लिश में याद रखें, ज़्यादा ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को मेरे साथ बोलना है। कैश, बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसमें नगद क्या होता है आप जानते हैं, बैंक क्या होता है आप जानते हैं। बैंक का मतलब बैंक में आपका बैलेंस। देनदार किसे कहते हैं लिखिए। डेटर का मीनिंग क्या है? देनदार वह व्यक्ति ऑब्लिक संस्था जिन्हें उधार में माल ऑब्लिक सेवा दी जाती है। वह व्यक्ति ऑब्लिक संस्था जिन्हें उधार में माल या सेवा दी जाए। ऐसे व्यक्ति ऑब्लिक संस्था जिन्हें उधार में माल ऑब्लिक सेवा दी जाए। इंपॉर्टेंट क्या है? व्यक्ति या संस्था, नंबर 2 उधार, माल सेवा, और आप क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आप ये चीजें लेंगे तो लेनदार बनेगा, और अगर आप ये चीजें देंगे तो देनदार बनेगा। यहां पर अगर मैं इसी भाषा में दे की जगह ले कर देता, ली जाती है, तो फिर ये भाषा क्या होती? वह व्यक्ति ऑब्लिक संस्था जिनसे उधार में माल या सेवा ली जाती है। तो फिर ये देनदार की जगह क्या बनता? लेनदार, क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर में एक ही फर्क है। डेटर वो जिसको हम दे रहे हैं माल या सेवा, और लेनदार मतलब वह व्यक्ति जिससे हम ले रहे हैं माल या सेवा। किस रूप में? उधार के रूप में। यदि ये नगद के रूप में हो तो हम देनदार नहीं कह सकते। प्राप्य बिल क्या होता है इसको मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। स्टॉक किसे कहते हैं लिखिए। स्टॉक, इसको हिंदी में स्कंद भी कहा जाता है। नॉर्मली इसको स्टॉक ही कहते हैं लोग।
माल का वह भाग जिसका विक्रय नहीं किया गया, जो संस्था के अधिकार में है। वह माल जिसका विक्रय नहीं किया गया, अर्थात जो संस्था के अधिकार में है। अब इस परिभाषा में पहले इस माल का अर्थ समझें, उसके बाद आपको बाकी की बात समझ में आएगी। लिखिए माल, इंग्लिश में इनको बोलते हैं गुड्स। वह वस्तु या सामान जिसे विक्रय के उद्देश्य से क्रय किया जाता है। माल किसे कहेंगे? ऐसी कोई भी वस्तु या सामान जिसको क्रय करने का उद्देश्य क्या है? विक्रय करना। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी सामान जिसे क्रय करने का उद्देश्य क्या है? विक्रय करना। सेल करने के पर्पस से जो चीजें परचेज की जाएं, सेल करने के पर्पस से जो चीजें परचेज की जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? गुड्स। या यूं भी कह सकते हैं, जिस वस्तु में आप व्यापार करते हैं, जिस वस्तु का आप व्यापार करते हैं, उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? माल। मान लीजिए मेरा स्टेशनरी का काम है, तो स्टेशनरी का सारा सामान मेरे लिए गुड्स। मान लीजिए मेरा प्रोविजन स्टोर है, मेरा किराने की दुकान है, तो किराने का सारा सामान मेरे लिए गुड्स। मान लीजिए मेरा कपड़ों का काम है, तो जितना भी मेरे पास कपड़ा पड़ा है वो मेरे लिए गुड्स। तो ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसे सभी सामान जिनको क्रय करने का उद्देश्य विक्रय करना है। अब हो सकता है कि विक्रय आप उनको उसी रूप में करें जिस रूप में आपने क्रय किया, या रूप बदल कर करें। मान लीजिए मेरा दूध का काम है। अब जब मैं दूध का विक्रय करता हूं तो मैं दो तरीके से दूध का विक्रय कर सकता हूं। पहला, दूध को दूध की फॉर्म में बेचूं, या दूध को मिठाई बनाकर बेचूं। मान लीजिए मेरा जूस का काम है, मेरे पास फ्रूट है, तो हो सकता है मैं फ्रूट को फ्रूट की फॉर्म में बेचूं, या फ्रूट को जूस बनाकर बेचूं। आवश्यक नहीं है कि जिस रूप में आपने खरीदा आप उसी रूप में उसको बेचें, हो सकता है रूप बदल कर बेचें, लेकिन खरीदने का मेन उद्देश्य क्या होगा? उसको बेचना। तो ऐसी सभी वस्तुओं को आप क्या कहेंगे? गुड्स या माल। ठीक है, अब आपकी डेफिनेशन यहां कनेक्ट होती है। ऐसा माल जिसे आपने खरीदा था विक्रय करने के उद्देश्य से, लेकिन अभी तक उस माल की बिक्री नहीं हुई है, माल आपके गोदाम में पड़ा है। जब तक वो आपके पास है, आपके अधिकारों में है, तब तक आप उसे क्या कहेंगे? स्टॉक। ठीक है, अब ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक होता है तीन प्रकार का। ओपनिंग स्टॉक, केवल स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्या फर्क हुआ तीनों में? वर्ष के प्रारंभ में आपके पास यदि स्टॉक पड़ा है तो ओपनिंग स्टॉक, साल के अंत में अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक, और ड्यूरिंग द ईयर आपके पास जो माल पड़ा है वो स्टॉक। ईयर स्टार्टिंग में होगा तो ओपनिंग स्टॉक, ईयर एंड में होगा तो क्लोजिंग स्टॉक, और ड्यूरिंग द ईयर होगा तो स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक फर्दर तीन हिस्सों में बांटा गया। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, अर्धनिर्मित माल, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और निर्मित माल फिनिश गुड्स। माल कितने प्रकार का हो गया? तीन। कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल। क्या फर्क हुआ तीनों में? कच्चा माल मतलब जिससे आप प्रोडक्शन करेंगे, अर्धनिर्मित माल मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, काम चल रहा है,
और फिनिश गुड निर्मित माल जो बनकर तैयार है जिसका विक्रय कर सकते हैं। कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल। हाँ जी, माल कितने प्रकार का? गुड्स कितने प्रकार का? 3। स्टॉक कितने प्रकार का? 3। पहला कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल। समय के आधार पर हम कहते हैं तो 3 प्रकार का हो गया, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के प्रारंभ में होगा तो ओपनिंग, वर्ष के अंत में होगा तो क्लोजिंग, और ड्यूरिंग द ईयर कहेंगे तो स्टॉक। ठीक है। स्टॉक कितने टाइप का? 3, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। ठीक है। एक सवाल लिखिए। एक मैन्युफैक्चरर के पास, निर्माणकर्ता मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर के पास कितने प्रकार का स्टॉक होता है? एक मैन्युफैक्चरर के पास कितने प्रकार का स्टॉक होता है? 1, 2, 3, नन। निर्माणकर्ता किसे कहेंगे? जो वस्तुओं को बनाकर बेचता है। मैन्युफैक्चरर किसे कहेंगे? जो चीजों को बनाकर बेचता है। एक मैन्युफैक्चरर के पास स्टॉक कितने टाइप का होता है? 3। कौन कौन सा? रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। अब इसकी जगह मैं कहूं कि एक ट्रेडर के पास कितने प्रकार का स्टॉक होता है? एक ट्रेडर के पास कितने प्रकार का स्टॉक होता है? ट्रेडर किसे कहते हैं? जो चीजों को खरीदता है और बेचता है, निर्माण नहीं करता, खरीदेगा और बेचेगा, क्या कहेंगे उसको हम? ट्रेडर। एक ट्रेडर के पास कितने प्रकार का स्टॉक होता है? तो जवाब देंगे 1 प्रकार का। ट्रेडर वह व्यक्ति जो बनी बनाई चीजों में काम करता है, खरीदा बेचा। एक व्यक्ति फर्नीचर, लकड़ी लाता है, फर्नीचर बनाता है और फिर बेचता है, उसे कहेंगे मैन्युफैक्चरर, निर्माणकर्ता। एक व्यक्ति बना बनाया फर्नीचर खरीदता है और बेचता है, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रेडर। ट्रेडर के यहाँ स्टॉक कितने टाइप का? केवल 1। कौन सा? फिनिश गुड्स। जबकि मैन्युफैक्चरर के यहाँ स्टॉक कितने टाइप का? 3 प्रकार का, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अगर स्टॉक के बारे में पूछा जाए कि स्टॉक कितने तरीके का है तो जवाब देंगे 3 तरीके का है। ट्रेडर के यहाँ कितने टाइप का होता है तो जवाब देंगे 1 प्रकार का। मैन्युफैक्चरर के यहाँ कितने टाइप का होता है तो जवाब देंगे 3 प्रकार का। व्यापार में फर्क है। बोलिए, क्लियर हो गई मेरी बात? लिखिए अगला पॉइंट। प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्वदत्त खर्च।